MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और अब जिस खबर की मैं बात करने वाला हूं, दुनिया की निगाहें उस खबर पर है और आज आपको उसकी पूरी डिटेल बता दूंगा। अगले कुछ मिनटों में बताऊंगा 30 घंटे में क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, मोदी पुतिन क्या बड़ा करने वाले हैं, पुतिन की सुरक्षा कैसी है, चीन, पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप क्यों घबराए हुए हैं। पहली तस्वीर आपको बताता हूं। दिल्ली में 2 दिन के लिए पुतिन आ रहे हैं और यहां से दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, क्योंकि मोदी और पुतिन की दोस्ती यहां से और मजबूत होने वाली है। पुतिन के आने से पहले दर्शकों देख रहे हैं आप, 21 घंटे बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले रूस और भारत के झंडे दिल्ली में लग गए। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं दिल्ली की है। दिल्ली की सड़कों पर पुतिन रहेंगे दर्शकों। आगे उनका कार्यक्रम क्या रहेगा ये भी बताता हूं, लेकिन ये वीडियो दर्शकों शेयर किया जाने लगा है। रूस और भारत की दोस्ती कैसी है, संस्कृति को लेकर एक दूसरे का सम्मान दोनों देश कर रहे हैं। सुनिए जरा। थोड़ी सी उधार दर्शकों ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भारत रूस की दोस्ती कैसी है। और इधर देख रहे हैं आप, पुतिन के भारत दौरे से पहले उनका स्वागत किया जा रहा है भारतीय परंपरा के अनुसार। तो देखा दर्शकों आपने कैसे व्लादिमीर पुतिन जब आ रहे हैं तो मेहमान का सत्कार किया जाता है और भारतीय परंपरा के अनुसार वही हो रहा है। लेकिन अब आपको बताऊं, मोदी पुतिन की दोस्ती पर चीन की निगाहें भी, चाइना की निगाहें हैं और चाइना जानता है कि ये दोस्ती अगर मजबूत हुई तो उसके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। आगे आपको बताऊंगा ये दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि भारत और रूस के लिए रक्षा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन इसको लेकर अमेरिका को, चीन को, यूरोपीय यूनियन को तगड़ा संदेश देने वाले हैं। और दर्शकों सबसे बड़ी डील होने वाली है, मैं आपको बताऊंगा। S-400 तो आपने सुना है, लेकिन S-500 क्या पुतिन मोदी को, भारत को गिफ्ट करने वाले हैं। रूस का वो रिश्ता जिसे ना अमेरिका तोड़ पाया ना चीन हिला पाया, उस दोस्ती की झलक एक बार फिर कल दिल्ली में दिखेगी, जिस पर दुनिया की नजरें होंगी। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से अमेरिका चिंतित है, चीन सतर्क है और पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि जब कुछ घंटे बाद पुतिन मॉस्को से दिल्ली आएंगे तो अपने साथ भारत के दुश्मनों का काल लेकर आने वाले हैं, जिसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका को डर है भारत रूस और चीन के करीब ना चला जाए। चीन को डर है रूस भारत के साथ मिलकर उसकी सैन्य ताकत को चैलेंज ना कर दे। लेकिन भारत की नीति साफ है, हम अपने हितों के साथ हैं और उस हित में रूस आज भी सबसे भरोसेमंद दोस्त है।
अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, मोदी के जिगरी भारत आ रहे हैं और पीएम मोदी भी पुतिन का स्वागत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं पुतिन जब आएंगे तो क्या होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की तैयारी पूरी हो चुकी है। दर्शकों, दौरे से पहले दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली में उनके रूट पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जहां पीएम मोदी और पुतिन मिलेंगे उस जगह को सीक्रेट रखा गया है। वहीं पुतिन के ठहरने वाली जगह को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। दर्शकों, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान तक सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी है। इससे पहले 2021 में वो दिल्ली आए थे, जो काफी यादगार दौरा रहा था। लेकिन इस बार पुतिन 30 घंटे तक भारत की सरजमी पर रहेंगे। पीएम मोदी और पुतिन के बीच कई राउंड की बैठक होगी दर्शकों, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर चर्चा होगी। सबसे जरूरी तकनीक और सामरिक सहयोग पर भी चर्चा की जाएगी दर्शकों, और इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे पुतिन आएंगे और उनके दौरे को लेकर कितनी तैयारियां की गई हैं, उसकी टाइमलाइन क्या है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत में ही रहेंगे दर्शकों। उनके भारत दौरे में सिर्फ कुछ घंटे का वक्त बाकी है। जब पुतिन पीएम मोदी से मिलने मॉस्को से दिल्ली आएंगे तो शाम 6 बजे वो भारत पहुंच जाएंगे। 4 दिसंबर को एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन का ग्रैंड वेलकम करेंगे। आपको बताएं, आगमन के बाद उनकी कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग्स भी होंगी, जिनमें पीएम मोदी के साथ प्राइवेट डिनर भी शामिल है। इसके अलावा पुतिन के साथ निजी कार्यक्रम भी होने वाले हैं। फिर अगले दिन 5 तारीख को सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत समारोह होगा। करीब 10 से 11 बजे के बीच राजघाट पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी है। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन से बेहद सीमित बातचीत होगी दर्शकों। फिर हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की टाइमिंग पहले से तय कर ली गई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होने वाली है। प्रतिनिधि मंडलों के साथ लंच का आयोजन भी किया गया है। इसमें कुछ प्रमुख उद्योगपतियों के शामिल होने की उम्मीद है। फिर हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच समझौतों की घोषणा की जाएगी। आखिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से शाम को राजभोज का आयोजन किया गया है और भोज के बाद व्लादिमीर पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। तो ये पूरा दौरा रहेगा। लेकिन पुतिन के आने से पहले दिल्ली में तैयारियां कैसी है, उसकी तस्वीर बता रहे हमारे सहयोगी जतिन शर्मा। पुतिन की सुरक्षा के लिए तमाम तैयारियां जो है वो दिल्ली में की गई है। इस समय मेरी मौजूदगी लुटियंस दिल्ली में है और आप तस्वीरें देखेंगे कि बैरिकेड, ना सिर्फ बैरिकेड बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान आपको उन बैरिकेड पे खड़े नजर आएंगे। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1 महीना पहले रूस के जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं पुतिन की सुरक्षा के लिए मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी जो है उसका इंतजाम किया गया है। जो हमें जानकारी मिल रही है तकरीबन 5 लेयर सिक्योरिटी है। आउटर लेयर सिक्योरिटी में एनएसजी के जो कमांडो है वो सुरक्षा घेरा बनाकर रखेंगे। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं उनका भी डिप्लॉयमेंट पुतिन के सिक्योरिटी के लिए साफ तौर पर किया जाएगा। और रूसी प्रोटोकॉल जिस तरीके से होता है, सुरक्षा एजेंसी उन सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करती नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली हाई अलर्ट पर है। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि 2 दिन का जो रूसी राष्ट्रपति का दौरा है उसमें कोई खलल ना पहुंचे। उसके लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं मोदी के लिए, भारत के लिए पुतिन क्या गिफ्ट लाने वाले हैं। गिफ्ट रहेगा दर्शकों S-500 का। यह डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है। जब S-500 आएगा तो भारत की सेना की ताकत बढ़ जाएगी और इसलिए मैं कह रहा हूं पाक से युद्ध के लिए आर्मी पूरी तरह से तैयार है और इसके बाद तैयारी और पुख्ता हो जाएगी।
अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, जब S-500 आएगी तो पाकिस्तान का नक्शा बदलने में देर नहीं लगेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। भारत के पास रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है दर्शकों, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे बड़ी ताकत यह साबित हुआ था। अब रूस के साथ S-500 की डील तय मानी जा रही है दर्शकों, क्योंकि रूस ने भारत को S-500 का ऑफर दे दिया है, जिस पर दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता में पुतिन चर्चा कर सकते हैं। आपको बताएं, S-500 पूरी तरह से नई पीढ़ी की तकनीक पर निर्भर है, जिसे रूस अपनी सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा लाइन मानता है। S-500 दुश्मन के लक्ष्यों को बहुत दूर से ही रोक सकती है। बड़ी बात क्या है, S-500 की रेंज 500 से 600 किलोमीटर तक मानी जाती है, और S-500 अंतरिक्ष की सीमा तक हमला कर सकती है। बड़ी बात यह कि बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में भी यह सक्षम है। S-500 डिफेंस सिस्टम में नई पीढ़ी के इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं। इस तकनीक को हिट टू किल कहा जाता है। आपको यह जानकारी दे दें, अपने लक्ष्य को सीधे टक्कर मारकर S-500 नष्ट करती है। कुल मिलाकर S-400 ने भारत को क्षेत्रीय हवाई ताकत को बढ़ाया था। अब S-500 भारत को मिसाइल खतरों से बचाने में सक्षम रहेगा, और अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। और दर्शकों, इसके लिए पूरी तैयारी है। लेकिन S-500 जब हमारे पास आएगी तो हम कितने मजबूत होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट से सुनिए। राष्ट्रपति पुतिन का भारत का दौरा बहुत अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरे में आंकलन है कि बड़े बड़े रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर होंगे। भारत को इस वक्त दो बड़े हथियार चाहिए, एक लड़ाकू विमान और दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम। रूस के पास Su-57 लड़ाकू विमान है, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा लड़ाकू विमान माना जाता है, और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका हमने सफल प्रदर्शन देखा ऑपरेशन सिंदूर में। ये दोनों हथियार अगर भारत को मिलेंगे तो भारत की सैनिक शक्ति में और इजाफा होगा। अब दर्शकों, सबसे बड़ी बात, भारत का रक्षा क्षेत्र अगर मजबूत हो रहा है तो दिक्कत किसे हो सकती है? दिक्कत होगी दर्शकों अमेरिका, क्योंकि Su-57 से इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़े। अमेरिका और रूस दोनों के साथ भारत अपने हित के हिसाब से कदम बढ़ा रहा है। यह है दर्शकों Su-57, लेकिन इसकी वजह से परेशान कौन है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, जो लगातार परेशान होते रहते हैं, जब डील की बात आती है तो दिक्कत में आ जाते हैं। दूसरी तरफ है चीन, क्योंकि चीन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हथियार देता है, और अगर रूस हमें ताकतवर बना रहा है तो अमेरिका और चीन दोनों को दिक्कत होने वाली है। लेकिन दर्शकों, मैंने आपसे पहले ही कहा है, रूस भारत का पुराना दोस्त है और वो दोस्ती पूरी निभाई जा रही है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं, भारत और रूस दुनिया जानती है कि जिगरी दोस्त की तरह हैं। ये दोस्ती दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित हुई है। कई मौकों पर रूस सैन्य उपकरणों के लिए बड़ा बाजार साबित हुआ है, तो भारत अपनी रक्षा प्रणाली के लिए रूस पर निर्भर है। लेकिन इस बार दो दोस्तों की मुलाकात पर ट्रंप और जिनपिंग की नजर है दर्शकों। भारत हमेशा से रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा है। अमेरिका की नजर क्यों है समझिए, जो यूक्रेन युद्ध के लिए मॉस्को की कमाई का बड़ा स्रोत है। लेकिन रूसी तेल खरीद पर ट्रंप ने दबाव बनाने की कोशिश की। बावजूद इसके बता रहा हूं मैं आपको, भारत और रूस हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। ऐसे में दिल्ली में होने वाली मुलाकात अमेरिका के लिए चेतावनी है। चेतावनी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत रूस से दूरी नहीं बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच व्यापारिक कूटनीतिक संतुलन बना रहेगा, जिससे अमेरिका के व्यापार को बड़ा झटका लग सकता है दर्शकों। अब बात चीन की। सिर्फ अमेरिका नहीं, इस मुलाकात से चीन भी परेशान है। दरअसल रूस पहले भी चीन का करीबी सहयोगी रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि भारत रूस का सबसे पुराना साझेदार है। SCO और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत रूस की नजदीकी से चीन को डर है कि मॉस्को बीजिंग पर निर्भर कम हो सकता है। ऐसे में चीन इसे मॉस्को बीजिंग व्यापार को चुनौती मानता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की नजर है इस पर। लेकिन दर्शकों,
पाकिस्तान भी इस पर नजरें गड़ाए बैठा है, उसकी भी धड़कन बढ़ रही है। सुनवाता हूं इसका कारण क्या है। भारत शायद राष्ट्रपति पुतिन से एक बार फिर गुजारिश करेगा कि भारत रूस से और ज़्यादा 5 स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदना चाहता है। इसी तरह से भारत रूस से शायद और ज़्यादा फाइटर विमान, शायद सुखोई 57 खरीदना चाहता है। इसी तरह से इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को भी रूस से हथियार चाहिए। इंडियन नेवी की भी एक दरकार है, वो है लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। शायद रूस की मदद से हम इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रॉयर्स हों, फ्रिगेट्स हों या क्रूजर्स हों, उन पर रशिया द्वारा निर्मित रेडार, सरफेस टू सरफेस मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल्स इंस्टॉल कर दें। अब दर्शकों, बड़ी बात यह है कि मैंने आपको दिखा दिया अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की नजर है, लेकिन पुतिन जब आ रहे हैं तो आप समझिए यूरोप की भी नजर है, क्योंकि 4 साल से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है दर्शकों। और आप सोचिए यह युद्ध खत्म नहीं हो रहा, पुतिन चाहते हैं, लेकिन इधर ट्रंप और यूरोपीय यूनियन अड़ंगा लगा रहा है। अब आपको बताता हूं, इसमें कई देशों की एंट्री हो गई है। एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं, इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस भी इसको लेकर अलग अलग बातें कर रहा है और यूरोपीय देश इसको लेकर सामने आए हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं दर्शकों। रूस की ताकत दुनिया जानती है और कई यूरोपीय देश हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर परेशान हो गए हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, परेशानी की वजह क्या है। परेशानी की वजह दर्शकों, पुतिन का परमाणु हथियार, परमाणु दम है। यह ब्योरवेस्निक मिसाइल जो रूस की ताकत को बताती है, जिसका परीक्षण किया गया है, इसकी जद में दुनिया है। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, यहां पर भारत रूस की दोस्ती से ट्रंप को तो दिक्कत है ही, लेकिन यूरोप को भी दिक्कत होने लगी है, यूरोपीय यूनियन को भी दिक्कत होने लगी है। अब मैं आपको बताऊंगा, सबसे बड़ी दिक्कत है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जितना भी वो दबाव बना रहे हैं वो काम नहीं आ रहा और मजबूत होती जा रही है भारत रूस की दोस्ती। दिखाता हूं मैं आपको। एक तरफ यूरोपीय यूनियन और अमेरिका है, रूस और यूक्रेन का 4 साल से युद्ध चल रहा है और यह खत्म नहीं हुआ है दर्शकों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का सबसे बड़ा संघर्ष है। रूस अभी तक यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया है। यूक्रेन को यूरोपीय देश और अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। भारत दौरे से पहले रूस के राष्ट्रपति ने भी बड़ा बयान दे दिया। अमेरिका और यूरोपीय देशों को पुतिन ने क्लियर संदेश दिया है, कहा कि अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो रूस पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि रूस यूरोप से युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो मामला इतना बढ़ जाएगा कि खत्म नहीं होगा। यह कह दिया, बातचीत करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। अब इस चेतावनी के बाद ट्रंप को धक्का लगा है दर्शकों। अब ट्रंप अपने दूत के जरिए सुलह का रास्ता खोज रहे हैं। रूस ने ब्योरवेस्निक मिसाइल से भी अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है, लेकिन भारत दौरे पर दुनिया की नजर है। ट्रंप टैरिफ के बावजूद भारत रूस की दोस्ती बरकरार है। पुतिन के भरोसे लगातार दुनिया को लग रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती मजबूत होती जा रही है। ट्रंप और यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो वो टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की जलन जाहिर है और तीनों देश ने एक लेख के जरिए पुतिन पर निशाना साधा है। आपको बताएं, पुतिन को शांति प्रयास का बाधक बताया गया है। इस लेख पर भारत ने कड़ी आपत्ति भी जताई है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को भारत ने संदेश दिया है। पुतिन पर लगाए गए आरोपों को बेतुका बताया गया है और इसे कूटनीतिक मर्यादा का उल्लंघन भी करार दिया है।
भारत ने इस संदेश के जरिए अपना पक्ष दुनिया को बताया है, दुनिया को जता दिया कि भारत के लिए रूस कितना अहम है। सबसे मजबूत दोस्ती भारत और रूस की है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, पुतिन ने आज दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है जिससे टेंशन बढ़ गई है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। If Europe wants to fight and they start this fight, then we are ready right now. There is no doubt about this. But the only question is, if Europe starts the war, unleashes this war, because that's not Ukraine. With Ukraine, we use some surgical means. We are trying to be really careful. Because you understand why. This is not a war in the direct sense of the word. And Europe, all of a sudden, wants to start a war. And if it does start a war, then very rapidly there might be a situation where we have no one to negotiate with. यह किसी चेतावनी से कम नहीं है। लेकिन दर्शकों, आज आपको बताऊंगा मैं, व्लादिमीर पुतिन किसी से डरते नहीं हैं। वो लगातार खरा बोलते हैं। आम भाषा में कहें तो इतना खरा कि दुनिया को परेशान करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी टाइट रहती है। देख रहे हैं आप, पुतिन के स्वागत के लिए भारत तैयार है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी भी तगड़ी होने वाली है। दिल्ली में किस तरह की सिक्योरिटी होगी दर्शकों आपको बताता हूं मैं। ये आप देख रहे हैं, पुतिन की सिक्योरिटी टाइट रहेगी। खबर यह है कि मॉस्को से जब उड़ान भरेंगे, दिल्ली में लैंड करेंगे और जब वापस जाएंगे, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आसमान में, जमीन में, हर जगह सिक्योरिटी टाइट रहेगी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, पुतिन जहां भी जाते हैं उनका सुरक्षा का घेरा उनके पास रहता है। और यह सुरक्षा घेरा इतना मजबूत है कि पुतिन के पास कोई नहीं पहुंच सकता। security, and we are constantly improving our armed forces as well as our defensive capabilities. और जैसा मैंने कहा है दर्शकों, उसकी तस्वीर आपको बताने वाला हूं मैं। पुतिन के सुरक्षा गार्ड्स उनके साथ रहते हैं, चारों तरफ उनके गार्ड्स तैनात रहते हैं। यानी पुतिन क्या कर रहे हैं, उनसे कौन मिल रहा है, उनको कौन देख रहा है, वो क्या खा रहे हैं, सब कुछ नोट करते हैं। और इसलिए उनकी सुरक्षा बेहद सख्त है। सिक्योरिटी तो हर राष्ट्र प्रमुख की होती है, लेकिन इस राष्ट्र अध्यक्ष की सुरक्षा सबसे अलग है। देश हो या विदेश, सुरक्षा इंतजाम वही होता है। जगह बदल जाती है लेकिन तस्वीर वही दिखती है। Российская Федерация всегда, я хочу это подчеркнуть, выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой. Вот это наш принципиальный подход. इसी अंदाज के लिए इसे दोस्तों का दोस्त कहा जाता है और दुश्मनों का दुश्मन। दोस्ती हो या दुश्मनी, पुतिन दोनों बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कि पुतिन की सिक्योरिटी टाइट रहने वाली है और इतनी सख्त सुरक्षा रहेगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आइए आपको बताते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमेशा कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। देख रहे हैं आप, पुतिन के सुरक्षा घेरे में 100 से 130 जवानों की तैनाती होती है। दर्शकों आपको बता दूं मैं, सुरक्षा का जिम्मा प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के पास है, जिसमें सुरक्षा एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के जवान रहते हैं। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के भी सदस्य टीम में रखे जाते हैं। और रूस के राष्ट्रपति मोबाइल फोन जो सुरक्षा घेरा है, कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं करता, सिक्योरिटी वाला फोन नहीं चलाता है। सुरक्षित कम्युनिकेशन लाइन के जरिए ही पुतिन बात करते हैं। दर्शकों, पुतिन की जो ऑरस सीनेट है, यही वो कार है जिससे वो चलते हैं। दर्शकों, और साल 2018 से ही ये पुतिन की स्टेट कार है। दर्शकों, ये कार स्पेशल फीचर्स से लैस है। 4 पहिया पंक्चर होने पर भी चलती रहती है। अगर कोई भी दिक्कत आएगी, रुकेगी नहीं। इसकी रफ्तार कितनी है दर्शकों? 249 किलोमीटर प्रति घंटे की।
और ये इस रफ्तार से दौड़ सकती है। कार ग्रेनेड और केमिकल अटैक तक झेल सकती है, ये इतनी मजबूत है। इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी दावा किया जाता है कि इस कार में, इसमें फायर सप्रेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। दावा तो ये भी है कि इमरजेंसी एग्जिट और कमांड सिस्टम से ये कार लैस है। गाड़ी में बैठकर ही पुतिन जरूरी आदेश दे सकते हैं और यही वो सुरक्षा का घेरा है जो और ज्यादा सख्त रहने वाला है। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है? पुतिन का सुरक्षा घेरा तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब पुतिन हवा में रहेंगे तो हवा में सिक्योरिटी कैसी रहेगी, उनका प्लेन कैसा रहेगा, इसकी भी जानकारी देता हूं मैं आपको। अंदर की तस्वीर आई है प्लेन की, देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्लेन से व्लादिमीर पुतिन सफर करते हैं दर्शकों, उसी में सुरक्षा के लिहाज से उसे तैयार किया जाता है। एयरक्राफ्ट का नाम है इल्यूशन IL-96-300PU। बड़ी बात क्या है, इस प्लेन के साथ 2 बैकअप प्लेन भी उड़ते हैं। आपको बताएं, मुख्य प्लेन के खराब होने पर बैकअप प्लेन से लौटा जाता है। दूसरे देशों के मैकेनिक उनके प्लेन को ठीक नहीं कर सकते। पुतिन के प्लेन को एयरफोर्स का जेट एस्कॉर्ट करता है दर्शकों। और आपको यह भी बता दें कि इसमें न्यूक्लियर बटन भी होता है, कमांड बटन। सेना को पुतिन परमाणु हथियार चलाने के यहां से आदेश भी दे सकते हैं। और प्लेन में मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और मेडिकल रूम भी बना हुआ है। इसी के साथ साथ बेडरूम, बार और जिम की व्यवस्था भी इस एयरक्राफ्ट में होती है। इस प्लेन में 262 लोगों के सवार होने की क्षमता है दर्शकों। एक बार 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में यह सक्षम है। 43,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की ताकत यह प्लेन रखता है, जिसके अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हवा में रिफ्यूलिंग की व्यवस्था भी इस प्लेन में है। दावा यह किया जाता है कि सुरक्षा का बेहद खास किला है ये। सुनिए जरा पुतिन की सुरक्षा कितनी खास है डिफेंस एक्सपर्ट से। दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए भारत में 5 लेयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, जिसके लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सभी चीजों का, यानी कि जिसमें ड्रोन्स भी हैं, जैमर्स भी हैं, स्नाइपर्स भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग भी है, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास भी हैं, और जिस भी रूट से वो गुजरेंगे उस रूट को पूरी तरह से सेंसिटाइज किया गया है। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, पुतिन की सुरक्षा बेहद खास रहने वाली है। और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पुतिन हमेशा सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। कुछ ऐसा ही दिल्ली में होगा। दिल्ली में, जैसा मैंने आपको बताया, कई जगह पुतिन जाने वाले हैं और उनकी सुरक्षा में उनके गार्ड्स हमेशा तैनात रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, जो तस्वीर सामने आई है, ये अभी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, रात की। हमारे पास एक्सक्लूसिव आई है। रात में भी पूरी तैयारी है। तैयारियां और बढ़ा दी गई हैं क्योंकि अब कुछ घंटे बाकी हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, पुतिन की सुरक्षा बेहद खास रहने वाली। और इस सुरक्षा में कितना लंबा घेरा रहेगा, कितने लोग रहेंगे, और भारत ने भी इसमें मदद की बात कही है। ये आप देख रहे हैं दर्शकों, पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली में इस समय सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। पूरी दिल्ली में सिक्योरिटी जोन में बदल गई है। सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट के चलते रूसी एजेंसी अलर्ट पर है दर्शकों। 4 से 5 दिसंबर तक स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। एनएसजी के कमांडो, स्वाट टीम सुरक्षा की देखरेख में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसमें शामिल है। रूस की स्पेशल फोर्स सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए है। रूसी एडवांस टीम के 50 जवान पहले से ही दिल्ली में तैनात हैं और पुतिन के गुजरने वाले रास्ते की चेकिंग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें, जहां पुतिन रुकेंगे उसकी सुरक्षा जांच अंतिम चरणों में है। रूसी स्पेशल फोर्सेस हमेशा अंतरिक्ष और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। बाहर की सुरक्षा भारतीय जवानों के जिम्मे रहने वाली है। सुरक्षा सिर्फ इंसानों पर नहीं, टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर करती है। एंटी ड्रोन गन्स, उड़ते ड्रोन से निगरानी की जा रही है और हजारों सीसीटीवी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया गया है, जिसमें हर पल हर शख्स पर नजर रखी जा सके। और पुतिन के साथ हर वक्त 4 लेयर की सिक्योरिटी रहती है दर्शकों। देख रहे हैं आप,
हर इवेंट में पुतिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। दावा यह कि पर्सनल बॉडीगार्ड्स उन्हें चारों तरफ से घेरे रहते हैं और पुतिन के पास ये बॉडीगार्ड्स किसी को नहीं आने देते। पुतिन के कुछ जवान सिविल ड्रेस में भी लोगों पर नजर रखते हैं। पुतिन के बॉडीगार्ड्स 35 साल में ही रिटायर हो जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने तेज होंगे, फिट होंगे और इसीलिए उनकी सुरक्षा में उन्हें लगाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि सुरक्षा बेहद टाइट है। हमारी सहयोगी कोमल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और इसी को लेकर के भारत में तैयारियां जो हैं वो भी लगभग पूरी कर ली गई है। हैदराबाद हाउस से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे एक तरफ भारत का झंडा और दूसरी तरफ रूस के झंडे जो है वो यहां पे लगा दिए गए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो दुनिया को दिया जा रहा है। हैदराबाद हाउस में ये जो झंडे लगाए गए हैं ये अपने आप में भारत का उत्साह और भारत और रशिया के बीच जो एक पुरानी दोस्ती रही है उसे भी बयां कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी बात करें तो सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम वो किए गए हैं। एक एक चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी होगी, यानी कोई परिंदा भी पर मार नहीं सकेगा। अब दर्शकों मैं आपको बताऊं, व्लादिमीर पुतिन जहां रुकेंगे वो जगह तो साफ नहीं है, लेकिन कई सारा दावा किया जा रहा है जहां वो रुकेंगे वहां कोई नहीं आ सकता है। ये वो जगह है दर्शकों, अभी तक साफ नहीं है। पुतिन जहां भी जाते हैं उनका पूरा कुनबा उनके साथ चलता है। विदेश में भी रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा में बेहद सख्त पहरा रहता है और पुतिन बाहरी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको जानकारी दे दें, पुतिन के दौरे से पहले भारत में उनकी टीम इस समय पहुंच चुकी है। रूस से पुतिन के खाने का सामान आता है। खाने से पहले सिक्योरिटी गार्ड्स खुद देखते हैं, फिर उसे पुतिन के सामने परोसा जाता है। दर्शकों आपको यह भी बता दें, खाने की क्वालिटी चेक करने के लिए एक मोबाइल लैब भी होती है और पुतिन के खाना बनाने वाले भी आर्मी मैन होते हैं। दावा तो यह किया जा रहा है कि जिस सामान की जरूरत पुतिन को होती है वो सारा सामान रूस में उनके साथ ही आता है और होटल में पुतिन के आदमी होते हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं होता है। पुतिन के जहां पर वो ठहरते हैं वहां पर कोई भी होटल कर्मी सेवाएं नहीं लेते हैं और होटल की आंतरिक सुरक्षा रूस के सैनिक देखते हैं। और बता दें आपको, भारतीय सुरक्षा एजेंसी बाहर की सुरक्षा में तैनात रहती है, यानी जहां पर पुतिन रखेंगे, जहां पर पुतिन रहेंगे उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। डिफेंस एक्सपर्ट सिक्योरिटी पर क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। उनके ठहरने की जगह तो नहीं बताई गई है सुरक्षा कारणों से, लेकिन जो उनके लिए इनर सर्कल है सिक्योरिटी का, जिसमें खुद रशिया के ही एक सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद होंगे और जिसमें वो अपनी लिमोजीन आर्मर्ड कार जो सभी तरह के मिसाइल अटैक, मिसाइल से प्रूफ है, किसी भी तरह का कोई अटैक उसके ऊपर नाकारा साबित होता है वो उसके अंदर ट्रेवल करेंगे। लेकिन उस इनर सर्कल में NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल होंगे हिंदुस्तान के। कुल मिला के उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ रखी गई है। दर्शकों मैंने आपको बता दिया है पुतिन की सिक्योरिटी कितनी टाइट रहने वाली है, लेकिन अब कुछ घंटे बाद पुतिन भारत आ जाएंगे और उनकी हर एक खबर आपको सबसे पहले हम बताएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं और यह खबर आई है उत्तर प्रदेश से। कैसे वहां पर दंगा ब्रिगेड और जिहादियों पर योगी का वार हो रहा है, दिखाता हूं मैं आपको। दिखाइए पहली तस्वीर। लगातार बुलडोजर चल रहा है दर्शक, तौकीर के करीबियों पर बुलडोजर रुक नहीं रहा है, लगातार गरज रहा है। सुनिए जरा। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, देख रहे हैं आप बुलडोजर जहां पर चल रहा था वहां पर कई महिलाएं कार्रवाई को लेकर विरोध करने लगी। सुनिए जरा। लेकिन दर्शकों योगी ने कहा कि अगर सुरक्षा की बात करें
तो घुसपैठियों को निकालना जरूरी है। यानी एक तरफ बुलडोजर, दूसरी तरफ घुसपैठियों पर एक्शन, और इसके लिए योगी फोर्स जगह जगह पर एक्शन में है। लेकिन दर्शकों, कई मौलाना हैं जो लगातार मुस्लिम भाइयों को बरगला रहे हैं। उनमें से ये हैं महमूद मदनी। पहले आपको सुनवाता हूं ये कैसे जिहाद जिहाद चिल्लाने लगे, सुनिए जरा। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है, किन हालात में होता है, कब किया जा सकता है। लेकिन दर्शकों, आज जब हमने इनसे पूछा कि भाई क्या होता है जिहाद, आप बताइए, तो ये हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सुनिए जरा क्या पूछा हमने। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जो है जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आपसे स्टेटमेंट, सर आपकी जो राय है उसकी बात करना चाह रहे हैं सर। सर आपकी जो राय है, आप कह रहे हैं सर स्कूलों में, एक सेकेंड। मदनी साहब कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन इधर अखिलेश के सांसद ने कह दिया है कि जिहाद तो होना ही चाहिए, जुल्म होगा तो जिहाद भी होगा। सुनिए जरा कैसी सियासत को चमकाया जा रहा है। स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। सीएम योगी ने दंगा ब्रिगेड और घुसपैठियों को उखाड़ फेंकने का प्रण ले लिया है। दंगा ब्रिगेड पर योगी का बुलडोजर बिना रुके हुए प्रहार कर रहा है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी लोगों के घर, दुकान, मैरिज हॉल पर एक्शन हो रहा है। मलबा अगर आप देखेंगे तो मलबा एक संदेश साफ है कि ये मिट्टी में मिल जाएगा आपका सब कुछ। अगर आपने कानून के खिलाफ काम किया, आपने अवैध निर्माण किया, तो अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कैसे चलता है और कैसे पूरी निर्माण को मलबे में तब्दील कर दिया जाता है। योगी दंगाइयों का हिसाब कर रहे हैं, घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं। योगी के एक्शन से घबराए मौलाना फिर जिहाद जिहाद की रट लगाने लगे। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है, किन हालात में होता है, कब किया जा सकता है। बीजेपी ने जिहाद ब्रिगेड पर जोरदार पलटवार कर दिया है। कहा है इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। हिंदू धर्म का अपमान जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिहाद जिहाद जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। अब दर्शकों, यहां तो अलग अलग बातें करने लगे हैं। कभी जिहाद की बात, कभी दंगा ब्रिगेड अपनी ही राग में अलापने लगा है। लेकिन सवाल ये दर्शकों, इस दंगा ब्रिगेड का इलाज क्या है? इस दंगा ब्रिगेड का इलाज है बुलडोजर। बरेली में दंगा ब्रिगेड के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर चला है। आज 2 मैरिज हॉल पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। मैरिज हॉल सपा नेता के बताए जा रहे हैं। सपा नेता मोहम्मद राशिद सरफराज वली के मैरिज हॉल पर कार्रवाई हुई है। दोनों नेता आजम खान के करीबी बताए जा रहे हैं। बता दें आपको, मैरिज हॉल के ऊपर नेता अपने परिवार के साथ रहते थे। बुलडोजर एक्शन शुरू होते ही महिलाएं रोने लगी। खबर यह है कि सुरक्षा के लिए कई थानों की पुलिस और पीएसी भी वहां पर तैनात की गई। दोनों मैरिज हॉल की कीमत करीब 18 करोड़ बताई जा रही है। बरेली में 26 सितंबर को हिंसा हुई थी दर्शकों, और मौलाना तौकीर रजा उनके सहयोगियों पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे। उसके बाद से ही तौकीर ब्रिगेड पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। सीएम योगी ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन के आदेश दे दिए हैं। इधर यूपी के 17 नगर निकायों को निर्देश जारी कर दिया है। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ जांच की जा रही है। नगर निकाय में काम करने वालों की जांच की जा रही है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की लिस्ट भी तैयार करने के लिए कहा गया है। नगर निकाय कमिश्नर और आईजी को लिस्ट सौंपने के लिए कहा है। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के भी योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए हैं। अवैध घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। योगी के आदेश के बाद लखनऊ समेत कई जिलों में एक्शन शुरू हो गया है और पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान शुरू कर दी है। अब इधर दंगा ब्रिगेड पर कड़ा एक्शन और उधर घुसपैठियों पर भी तगड़ा एक्शन। सुनिए जरा प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं। 2 अवैध मैरिज हॉल हैं यहाँ पे बने हुए थे, जो इनको बकायदा
सुनवाई करके इनके खिलाफ डेमोलिशन ऑर्डर पारित की, गुड मैरिज हॉल और ऐवान फरत। तो उसको कल से हमारी कार्रवाई चल रही है और आज भी कार्रवाई लगातार जारी है। 2 लोगों का ये अवैध निर्माण है और जिसको बीडीए के द्वारा समय रहते नोटिस दिया गया और उसके पश्चात बीडीए के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। यूपी टोला में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इसमें सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पूरी एक कंपनी पीएसी यहाँ पर तैनात की गई है, महिला पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी के साथ साथ जो थाने की पुलिस है वो भी तैनात की गई है। प्रॉपर बैरिकेडिंग हमारे द्वारा की गई है और शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, पूरी तरह तैयार है। जो मैं चाहती थी कि मैं ये काम करूं, उस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही था। पिछले साल दिसंबर में हमने कार्रवाई की थी, उस समय 50 परिवार को हटा दिया था, उनका घर बिल्कुल हटा दिया था, वो 50 परिवार यहाँ से चला गया था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये कह दिया, महाराज जी का आदेश सर्वोपरि है, अब मैं इसको खुल करके इस पे काम करूंगी। इनका कनेक्शन काटना, इनका समरसेबल बंद करना, जब ये सब काम हम शुरू कर देंगे तो ये खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इधर दंगा ब्रिगेड पर कार्रवाई हो रही है, घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है, तो मौलाना जिहाद करने लगे। योगी दंगा ब्रिगेड वाले मौलानाओं पर एक्शन ले रहे हैं, वहीं मुस्लिम मौलाना जिहाद की रट लगाने लगे हैं। मौलाना मदनी कहते हैं जिहाद के बारे में स्कूल में पढ़ाना चाहिए, देश के लोगों को पता होना चाहिए जिहाद क्या है, कितनी तरह का होता है, कब किया जाता है, बताइए आप, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये भी कह रहे हैं। जिहाद को गलत और गाली देना ठीक नहीं है। इधर सपा के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मदनी के समर्थन में बयान दे दिया। नदवी ने संसद के अंदर कह दिया, मदनी का बयान तो बिल्कुल ठीक है, मुसलमानों को कब तक दबाया जाएगा, जुल्म की सीमा खत्म होने पर पलटवार होगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी मदनी के बयान का समर्थन किया और कहा जिहाद नफरत का शब्द नहीं है, देश के लिए जिहाद किया जाता है। आप सोचिए, ऐसी ऐसी बातें होने लगी हैं। लेकिन सवाल ये दर्शकों, जब ये लोग जिहाद की बात करते हैं और जब जो आतंकी हमला करते हैं देश पर, वो भी जिहाद की बात करते हैं, तो किसका जिहाद सही, किसका गलत, सवाल गंभीर है। सुनिए जरा। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है, किन हालात में होता है, कब किया जा सकता है, कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। देशवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम के। अब अगर किसी को इस्लाम के साथ दुश्मनी है तो वो शौक से कहे, बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। सब सारे धर्मों में ये चीज़ मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन दर्शकों, जब बात जिहाद की होने लगी है तो इस पर सियासत भी होने लगी है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। ये वही मदनी जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई। ये वही मदनी जी है जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, ये जो तख्ती पकड़कर घूम रहे हैं, आप इनसे पूछिए। हिंदू धर्म का अपमान जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिहाद जिहाद जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है, जिहाद देश के लिए होता है। जो भी यहाँ रह रहा है उस देश के लिए जिहाद होता है। जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है, जिहाद को समझिए। ये आपके मुस्लिम लीगी एजेंडा का हिस्सा हो गया है क्या कि जितने घृणा फैलाने वाले सांप्रदायिक विद्वेष और कट्टरपंथी कठमुल्ला जैसे विचारों रखने वाले लोग हैं, उन सबको आप कांग्रेस में लाकर उनसे इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करेंगे। ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय कहने में कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको कहने की जरूरत नहीं है, और जिहाद की व्याख्या में आकर उनके सांसद खड़े होते हैं। सुना आपने दर्शक, कैसे जिहाद की परिभाषा को बदला गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने तो पीडीए ही बदल दिया है।
मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। जो कल तक PDA, ए फॉर अल्पसंख्यक था, वो ए फॉर आधी आबादी हो गया है दर्शकों। तो अब सवाल पूछा जा रहा है अखिलेश यादव से कि मुसलमानों का क्या होगा, और ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, खुद मुसलमान पूछ रहे हैं। आइए जरा आपको बताता हूं हुआ क्या है। आप देख रहे हैं अखिलेश यादव। क्या अखिलेश के PDA से अल्पसंख्यक गायब हो गए जैसे यहां से हो रहे हैं? आज अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया दर्शकों। पोस्ट में डिंपल यादव के साथ सपा की महिला सांसदों की तस्वीर थी। अखिलेश ने लिखा, PDA में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। PDA में शामिल A मतलब आधी आबादी, मतलब हर बच्ची, युवती, नारी, महिला को सामाजिक आर्थिक रूप से सम्मान देने का काम करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा। हर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे। अखिलेश का पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई मुस्लिम ने अखिलेश के पोस्ट पर नाराजगी जता दी। एक मुस्लिम ने लिखा, बहुत खूब, PDA के A का अर्थ आधी आबादी हो गया, P से पिछड़ा, D से दलित, A से आधी आबादी यानी महिलाएं। एक यूजर ने लिखा, A मतलब आधी आबादी, तो अल्पसंख्यक कहां गए? क्या दरी बिछाने चले गए? अखिलेश ने 2023 में PDA का फॉर्मूला दिया था दर्शकों, और P से पिछड़ा, D से दलित और A से अल्पसंख्यक बताया था। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव में PDA का फॉर्मूला सफल रहा। सपा को लोकसभा चुनाव में 37 सीट मिली। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद क्या हुआ? अखिलेश को मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा अब फीका दिखाई दे रहा है। अब वो अल्पसंख्यक के बजाय आधी आबादी पर जोर लगाने लगे हैं, और इसलिए यहां से मुस्लिम गायब हो गए और महिलाएं आ गई हैं। लेकिन इस पर सियासत भी होने लगी है। सुनवाता हूं आपको। नहीं, PDA की परिभाषा जो पहले थी वही आज भी है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ खिलाफ बोलना है। आधी आबादी हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, और आधी आबादी को किसी ने सबसे ज्यादा संसद में भी प्रतिनिधित्व दिया है तो समाजवादी पार्टी ने, और खासकर PDA वर्ग के लोगों को, और हमने देखा बंगाल में TMC ने भी दिया है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी कभी महिलाओं का सम्मान उन्होंने नहीं किया। जब कोई जातिवाद से खिलवाड़ करता है तो जनता उसके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारती है, और मैं समझ रहा हूं कि बिहार की जनता ने यही किया है, और इसके होते होते तेजस्वी यादव भी संभल गए हैं और अखिलेश जी भी अपना मुंह अलग तरह से मोड़ रहे हैं। आधी आबादी मतलब पूरी आबादी क्यों नहीं, एकात्म मानववाद की भावना से अगर आप आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत के लिए सब व्यक्ति को अंत्योदय की भावना से करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, तभी जाके देश का विकास हो। अखिलेश जी। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ूंगा। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का साथ छोड़ रही है तो कांग्रेस उनका हाथ पकड़ रही है, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उन्होंने आज हिंदुओं पर, सनातन पर और देवी देवताओं पर ऐसी टिप्पणी की है कि आप गुस्से से भर जाएंगे। दिखाता हूं मैं आपको रेवंत रेड्डी। देख रहे हैं, ये जब जब चुनाव आते हैं तब तब हिंदुओं का चोला ओढ़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि इनके लिए हिंदू ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या दिखावे के लिए गणेश पूजन किया था? क्योंकि आज देश भर से पूछा जा रहा है। कल तक यही कह रहे थे कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। सुनिए जरा इनको क्या कह रहे थे। कांग्रेस, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। लेकिन आज रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। सुनिए जरा आप कैसे इनकी भाषा बदल रही है सियासत के लिए। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకు ఉన్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటానికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు। और इसको लेकर अब बीजेपी सड़कों पर आ गई है। कई हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। कहा है कि ऐसे आप मुसलमानों के लिए नहीं कह सकते, सिर्फ हिंदुओं के लिए इस भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों, ये सवाल पूछे जाने चाहिए, क्या सियासत के लिए आप किसी के धर्म का अपमान कर देंगे? और ये कांग्रेस की आदत है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने विवादित बयान दिया है। दर्शकों, हिंदू देवी देवताओं को लेकर यह विवादित बयान दिया गया है। टिप्पणी की है, हिंदुओं में कितने भगवान हैं, वो कितनों में विश्वास करते हैं? क्या 3 करोड़ हिंदू भगवान हैं? इतने सारे हिंदू भगवान क्यों हैं? कुंवारे लोगों के लिए अलग भगवान है, 2 बार शादी करने वालों के लिए अलग, शराबियों के लिए अलग भगवान है, मुर्गी की बलि के लिए अलग भगवान है, दाल और चावल के लिए अलग,
हर एक समूह का अपना एक भगवान है, ये अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं ये। देवताओं के बारे में कोई भी एक मत नहीं है। वो कहते हैं बीजेपी ने रेवंत रेड्डी के बयान पर अब सवाल उठा दिए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कांग्रेसी सीएम भगवान पर हमला कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने अपने सीएम को ऐसा करने के लिए कहा है? तेलंगाना के फायर ब्रांड नेता हैं टी राजा, उन्होंने पलटवार किया। पूछा क्या रेवंत रेड्डी ने इस्लाम कबूल कर लिया है इसलिए हिंदुओं पर सवाल उठा रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं और इस पर सुधांशु त्रिवेदी और टी राजा क्या कह रहे हैं। सुनिए जरा दोनों को। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు కొయ్యాలి కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. आपको पूरा तहे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, हम राज हो जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। मगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बैकग्राउंड जो था वो एबीवीपी का था, यानी तुम भी हमारे ही बेटे थे। लेकिन वो नालायक बेटा जैसा ही कांग्रेस में जाता है, क्या खून में क्या परिवर्तन आ गया क्या रेवंत रेड्डी की? मैं पूछना चाहता हूं। अरे भाई, भाषण किस प्रकार से देना है? क्या एक मुख्यमंत्री को क्या समझाना पड़ेगा क्या? क्यों बार बार हमारे हिंदू देवताओं को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है? आज सोचने की आवश्यकता है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह हो गई है कि संसद में अब उनके नेता भौं भौं करने लगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दर्शकों। कांग्रेस में सांसद हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, आज जब मीडिया ने सवाल किया तो भौं भौं कर दिया। इसलिए आज हमने भी लिख दिया भौं भौं। ये कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है दिखाता हूं मैं आपको। तस्वीर दिखाइए पहली, देख रहे हैं आप। ये अलग अलग राज्यों में क्या जीत के बाद कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि पूछा जाने लगा है कि भाई एक के बाद एक हार मिलने की वजह से तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं बिहार में सरकार बनी, प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में बनी, महाराष्ट्र में बनी और हरियाणा में बनी। और कांग्रेस पार्टी क्या इसलिए बेचैन हो गई है? अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं क्योंकि इधर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। इन राज्यों के बाद अब बंगाल में जीत का प्लान सेट हो गया है और मोदी ने अपने सांसदों को जीत का मंत्र दे दिया है, मेहनत का मंत्र दे दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन आज इधर मेहनत का मंत्र दिया और इधर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, भौं भौं कर रही है। सुनिए जरा। आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? और क्या बोले? आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? और क्या बोले? और क्या बोले? ये कांग्रेस की नेता रेणुका जी है। आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? और क्या बोले? कांग्रेस की कद्दावर नेता, कई बार मंत्री रही, दक्षिण भारत में कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर पहचानी जाती हैं। और क्या बोले? लेकिन अचानक रेणुका जी की आवाज बदली सी है। हालांकि शायद ही कोई इसे रेणुका चौधरी की आवाज कहे, लेकिन ये आवाज उन्हीं की है। इसे सुनकर सब हैरान हैं। और क्या बोले? रेणुका जी ने आपत्तिजनक हरकत सोमवार को भी की थी, जब उन्होंने संसद में कुत्ता लाने पर आपत्तिजनक बयान दिया। मंगलवार को राहुल गांधी भी रेणुका चौधरी के साथ शामिल हो गए। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। तो सवाल ये कि आखिर कांग्रेस अचानक कुत्ते जैसी आवाज क्यों निकालने लगी, ये रिसर्च का विषय है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा में कांग्रेस की हार और दिल्ली के बाद बिहार में जबरदस्त पिटाई, कांग्रेस और उनके सहयोगी इस वजह से तिलमिला गए हैं। रही सही कसर झारखंड से आ रही खबर ने पूरी कर दी, जहां हेमंत सोरेन राहुल को गच्चा देने वाले हैं। पूरी संसद को काटने वाला कहना यह दर्शाता है कि पूरी संसद को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया। और मैं आज आपको बताने वाला हूं
देश में भौ भौ की सियासत कांग्रेस पार्टी करने लगी है दर्शकों। लेकिन ये सियासत क्यों की जा रही है, आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस बम बम थी लगा कुछ कर देंगे। कांग्रेस के सांसदों की संख्या 99 चली गई दर्शकों, अच्छी बात है। लेकिन 4 राज्यों में करारी हार से कांग्रेस पार्टी लगता है बौखला गई है। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा में उसे 59 सीट मिली है कुल मिलाकर, जो कुल 791 विधानसभा सीटों का 10% से भी कम है। ऐसे में कांग्रेस संसद में कुत्ते पर सियासत करने लगी है दर्शकों। सोचिए आप, कांग्रेस की सियासत को बीजेपी ने गंभीरता से भी ले लिया है। ध्यान से सुनिए, खबर है कि बीजेपी प्रिविलेज मोशन की तैयारी में है। क्या है? बीजेपी रेणुका के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि संसदीय मर्यादा का यह उल्लंघन है। यह प्रिविलेज मोशन क्या होता है? यह विशेषाधिकार प्रस्ताव है दर्शकों। आपको यह बताएं, संसदीय प्रस्ताव है जो संसद में सांसद के खिलाफ लाया जाता है। अगर सांसद सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है, आरोप साबित हो जाते हैं, तो जेल भी हो सकती है, यह भी आपको बता दूं, जिससे सदन की गरिमा, सदस्यों के अधिकार की रक्षा होती है। लेकिन पूरा मामला क्या है? सोमवार को रेणुका जी कुत्ते के साथ संसद में आ गई थी। याद है ना आपको, ये वही कुत्ता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दे दिया। रेणुका जी ने कहा, इस बारे में कोई कानून नहीं है। असली डसने वाले और काटने वाले तो संसद के अंदर बैठे हुए हैं। और आज जब उनसे सवाल किया गया तो वो भौ भौ करने लगी। सुनिए जरा। पोल्यूशन में लोग मर रहे हैं, वो किसी की फिक्र की बात नहीं है। बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे, वो उनके परिवार नाश हो गए, उसका कोई फिक्र नहीं है। ये लेबर लॉ जबरदस्ती हमारे सर पे थोप रहे हैं, उसका कोई परेशानी नहीं है। और ये आज के दिन ये जो टेलीफोन पे जबरदस्ती ऐप लगा रहे हैं, उसका कोई सवाल नहीं है। मगर रेणुका चौधरी का कुत्ता तो बवाल कर रही है। कांग्रेस की विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात, उनके द्वारा जिस प्रकार की हरकत की गई, देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। बड़ी बात क्या है दर्शकों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अब आगे निकल चुकी है। जिन राज्यों में आपने देखा, उसी में से एक राज्य है झारखंड, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। आपको याद होगा, शिबू सोरेन साहब जब इस दुनिया में नहीं थे तो प्रधानमंत्री मोदी सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। और हेमंत सोरेन से मिलने के लिए राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर सांत्वना दी थी। ये आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे और मुलाकात हुई थी। लेकिन दर्शकों, अब झारखंड से जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपको भी थोड़ी देर के लिए हैरान कर देगी। हमें भी लगा ये क्या हो रहा है, लेकिन बताते हैं आपको। बिहार चुनाव के बाद इंडी अब मुश्किल में है दर्शकों। खबर है कि इंडी अलायंस में भगदड़ मचने वाली है, हो गई है लगभग। इंडी में भगदड़ की शुरुआत झारखंड से होने वाली है, लिख लीजिए आप। पक्के सूत्र बता रहे हैं, जेएमएम अलायंस से बाहर जाने की तैयारी में है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। खबर तो यह है कि हेमंत सोरेन पिछले 5 दिन से दिल्ली में जमे हुए हैं। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ टच में है, बता रहा हूं आपको मैं। और हेमंत की मुलाकात एनडीए के दूसरे नेताओं से भी हुई है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी राजधानी में हैं। राज्यपाल गंगवार की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, इसलिए इस खबर को और तेजी से हवा मिल रही है। वजह पहली, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में अलायंस ने उन्हें 1 सीट नहीं दी। दूसरी बड़ी वजह, कांग्रेस सरकार में है लेकिन मंत्री से बात नहीं होती, क्योंकि बिहार चुनाव में कांग्रेस ने भी चुप्पी साधी हुई थी। तीसरी, हेमंत को चुनावी वादे पूरे करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके पास पैसे बांटने के लिए नहीं है और एनडीए में अगर आ जाएंगे तो यह मुश्किल दूर हो जाएगी। चौथी, पाला बदलने से भी हेमंत सरकार को खतरा नहीं है, क्योंकि एनडीए के सपोर्ट से सरकार बन जाएगी। हालांकि विपक्ष इससे इनकार कर रहा है, वो बार बार मना कर रहा है। लेकिन दर्शकों, धुआं तो उठ रहा है झारखंड से। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है।
अफवाहें बहुत तरह की होती हैं, लेकिन पार्टी लेवल पर इस पर कोई बात अभी नहीं हुई है और मुझे भी इस पर संशय लगता है, इसलिए कि जिस समय बहुत कठिन परिस्थितियां थी, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था, बिना किसी दोष के माननीय मुख्यमंत्री जी को रिजाइन करना पड़ा था हमारे, और वो 5 महीने तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तो जब उन परिस्थितियों में वो नहीं उनके साथ मिले, तो अभी जब हमारी अपनी सरकार है, देखिए आप लोग कितने दिन अपना टीआरपी इसी पर चलाते रहेंगे। अब 1-2 दिन आप लोग अफवाह फैला लिए, भाजपा वालों का जो है काम चल जाना है, इसलिए मुझे लगता है इसको विराम देना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। इससे गठबंधन को कमजोर करने का जो प्रयास और षड्यंत्र भाजपा कर रही है वो सफल नहीं होंगे। जितनी मुंह उतनी बातें, किसी का मुंह तो नहीं रोका जा सकता। इतना बता सकता हूं, जो मौजूदा माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें गठबंधन तोड़ने का कोई बात ही नहीं है। पूरी तरह से मजबूत सरकार चल रही है, आगे भी चलेगी। लेकिन दर्शकों, इधर सियासत हो रही है, आज एक और मुद्दा सियासत की वजह बन गया। ये मुद्दा पुराना है, लेकिन ये मंदिरों से जुड़ा हुआ है। दर्शकों, राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर पर ध्वज भी फहरा दिया गया है, लेकिन आज ये मुद्दा क्यों उठा है, अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। क्योंकि बाबरी को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो फंड जो है वो बाबरी मस्जिद के लिए दिया जाना था, ये उन्होंने दावा किया। दर्शकों, अब वो दावा क्या है दर्शकों, पहले आपको वो सुनवाता हूं, फिर बताऊंगा पूरा मामला। जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। सुना दर्शकों आपने, लेकिन ये पूरी कहानी क्या है ये आपको जरूर समझाऊंगा मैं, और इसके लिए देश भर में सियासत भी हो रही है। आइए आपको जानकारी देते हैं। मोदी सरकार जब से आई है, कई सारे सच सामने आने लगे हैं। राजनाथ सिंह ने ऐसे ही एक सच का खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद का निर्माण सरकारी पैसे से कराना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। राजनाथ सिंह ने यह बयान गुजरात के वडोदरा में कार्यक्रम में दिया। उन्होंने कहा, नेहरू ने ऐसा प्रस्ताव रखा तो पटेल ने विरोध किया। इस पर नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का मुद्दा उठा दिया। पटेल ने दो टूक कहा कि मंदिर जनता के पैसे से बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर के लिए ट्रस्ट ने 30 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं। आगे कहा, राम मंदिर का निर्माण भी जनता के पैसे से हुआ है। अयोध्या के मंदिर निर्माण में कोई भी सरकारी पैसा नहीं लगा है, और यह फैक्ट है दर्शकों। लेकिन आज इस पर देश भर में सियासत गर्मा गई। सुनिए जरा कैसे सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। रक्षा मंत्री को तो हम यही कहेंगे, साहब आप तो ऐसे न थे। बाकियों का तो समझ में आता है, बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, उनका समझ में आता है, जो बोल देते हैं। अब लोग हंसते हैं। रक्षा मंत्री भी बोलने लगेंगे इस तरह की बातें। भाई बताइए कहां है आपके पास सबूत? ये अजीब सी बातें करते हैं साहब। नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद, अरे भाई बाबरी मस्जिद कब बनी थी? 1560 में बनी होगी। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का विषय उठाया, सरदार पटेल ने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विषय इससे बिल्कुल भिन्न है। आज का सिर्फ एक बात का है, पीड़ा एक बात की है कि राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, लगता है असर हो गया है कुछ उनको पार्टी में, या उन्हें मजबूर किया जा रहा है ऐसी बातें बोलने के लिए। मुझे नहीं पता वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। हमें तो एक ही ऐतिहासिक दस्तावेज पता है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे तो उनके पास दस्तावेज होना चाहिए, उनके कहने से तो कोई मानेगा नहीं। हाँ, एक दस्तावेज मौजूद है जिसके अंदर आरएसएस को बैन करने का काम सरदार पटेल ने किया था। लेकिन दर्शकों, आज ये मसला और आगे बढ़ गया, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी बात कही गई है। आपने देखा दर्शकों, मथुरा में विवाद चल रहा है, लेकिन कहा गया है कि मथुरा मुसलमान दे दें। किसने कहा है आपको आगे बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। मथुरा के साथ साथ ज्ञानवापी में भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को वो छोड़ देना चाहिए, वो हिंदुओं की जगह है। ये सर्वे जब आया था, जब आपको याद है ना, तहखाने के अंदर से हिंदू चिन्ह मिले थे, कई स्वास्तिक के चिन्ह मिले थे।
लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा, मथुरा और ज्ञानवापी के विवाद के बीच आज के मोहम्मद साहब आगे आ गए और उन्होंने क्या अपील की है बताता हूं। मथुरा और ज्ञानवापी का मुद्दा अब गर्मा गया है। मुस्लिम बिरादरी से इसके लिए आवाज उठने लगी है। पूर्व मुस्लिम अफसर हैं, एएसआई के अधिकारी रहे हैं दर्शकों। मंदिरों पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। एएसआई के पूर्व अफसर के मोहम्मद ने कहा कि ये हिंदू हैं, हिंदुओं का हक है। और एएसआई के पूर्व अधिकारी के मोहम्मद ने कहा मुसलमानों को इन ऐतिहासिक जगह को छोड़ देना चाहिए। मथुरा कृष्ण का जन्म स्थान है, ज्ञानवापी भगवान शिव से जुड़ा है। इन जगह को भव्य मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, वैसे हिंदुओं का मथुरा काशी है। कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने अयोध्या जैसे मुद्दे को उलझाया था, जबकि एक हिस्सा हिंदुओं को राम जन्मभूमि सौंपने को तैयार था। कम्युनिस्ट इतिहासकार मुसलमानों के दिमाग में जहर भर देंगे। भारत धर्मनिरपेक्ष क्योंकि यहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू भी बड़ा दिल दिखाएं, अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद बाकी पर दावा छोड़ दें। और एएसआई के पूर्व अफसर के मोहम्मद ने यह बयान दिया है, जो एएसआई के नॉर्थ जोन के रीजनल डायरेक्टर थे और 2012 में डायरेक्टर के पद पर रहते हुए बाबरी मस्जिद का सर्वे किया था और उसके बाद राम मंदिर बना। लेकिन आज दर्शकों, हमने के मोहम्मद साहब से भी बात करनी चाहिए। के मोहम्मद साहब आ गए हमारे साथ। के मोहम्मद साहब, एक बड़ा बयान आपने दिया है और आपने कहा कि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। क्यों कहा आपने, बताइए जरा। हिंदू ये इन तीनों जगह को इधर से और कहीं पर भी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए इसके लिए जो सिर्फ एक मस्जिद है, ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं, या कोई सहाबे किराम से कोई ताल्लुक नहीं है, या कोई औलिया किराम से, उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कहीं पर भी जो ना मुसलमान जो ना शिफ्ट कर सकते हैं और तो हिंदू इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो मुसलमानों को ये हिंदू के जो ना इमोशन समझ के ये तीनों जगह छोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद के मोहम्मद साहब, आपने बताया है ये कितनी बड़ी बात है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से लिया है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम की अपनी गरिमा होती है। मेहनत और ईमानदारी किसी भी काम को महान बना देती है। वैसे ही विश्वास और दृढ़ निश्चय से बढ़कर कोई ताकत नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए अड़े रहिए, अडिग रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH